दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं और हमारी धरोहर, ये सब चीजें कहाँ से आई? क्या हम सभी का डीएनए 100% प्योर है? क्या हम लोग ये दावे से कह सकते हैं? इतिहास सीधे आज से 5000 साल पुराने रूस और यूक्रेन के बर्फीले घास के मैदानों से जुड़ा है। हमारे देश के लगभग हर दूसरे पुरुष के शरीर में एक ऐसा जेनेटिक सिग्नेचर दौड़ रहा है जिसे वैज्ञानिक R1AZ93 हैप्लोलॉग कहते हैं। नाम सुनकर घबराइए मत, डीएनए का एक प्रकार है और ये डीएनए का प्रकार जो कि हम भारतीयों में है 4000 साल पुराने सेंट्रल एशिया के एक ऐसे कबीले से मैच करता है जिसने दुनिया की सबसे पहली खतरनाक मिलिट्री इन्वेंशन करी थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब इंटरनेशनल जेनेटिक स्टडीज में पाया गया कि जिस शांत और बिना हथियारों वाली सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम किताबों में पढ़ते आए हैं, उनका पतन किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं हुआ बल्कि इसी खूंखार रथ सवार कबीले के भारत में कदम रखने के साथ ही शुरू हुआ। आखिर कौन थे ये लोग और रूस की कब्रों के अंदर दबे इनके कंकाल कैसे हमारे ऋग्वेद के श्लोकों से मैच कर गए? तो इस एपिसोड को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस एपिसोड में यही कहानी हम अनफोल्ड करने जा रहे हैं। अगर आपको इस पूरे रहस्य को समझना है तो लगभग आपको 5000 साल पीछे यानी कि 3000 ईसा पूर्व के कालखंड में जाना होगा। एक ऐसी जगह है जिसको वैज्ञानिक आज सेंट्रल एशियन स्टेप्स के नाम से जानते हैं। यहाँ कोई बहुत ही सुनहरा हरा भरा मैदान नहीं हुआ करता था जहाँ जीवन आसान हो। यहाँ का मौसम बेहद बेरहम, सूखा, हवाओं के थपेड़े खाता हुआ और सर्दियों में हड्डियों को जमा देने वाला होता था। और इसी दुनिया ने जन्म दिया दुनिया के सबसे आक्रामक और घुमंतु कबीले को, जिन्हें पुरातत्वविद यमनाया कबीला कहते हैं। ये लोग हमारी या मिस्र की सभ्यताओं की तरह ईंट और पत्थरों से बने हुए पक्के मकानों में नहीं रहा करते थे, बल्कि उत्तरकाश्य युग के इस दौर में इन्होंने 4 भारी पहियों वाली विशाल लकड़ी की गाड़ियां बनाई थी। इन गाड़ियों को बैलों के द्वारा खिंचवाया करते थे। यही गाड़ियां इनका चलता फिरता घर और इनकी तिजोरी, इनका अभेद किला हुआ करती थी। लेकिन जो चीज इन्हें दुनिया के बाकी लोगों से अलग और खौफनाक बनाती है वो है इनकी शारीरिक संरचना, इनका बॉडी स्ट्रक्चर। मॉडर्न जेनेटिक्स और यूरोप में मिले इनके कंकालों की जांच में वैज्ञानिकों को पता चला कि यमनाया लोग उस जमाने में वैश्विक औसत के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबे, चौड़े कंधों वाले और अविश्वसनीय रूप से ताकतवर थे। इस यमनाया कबीले के लोग पूरी तरह से पशुपालन, दूध के प्रोडक्ट्स और मीट पर निर्भर किया करते थे। लेकिन जैसे ही सेंट्रल एशिया के मौसम में कोई बड़ा बदलाव आता था, भयंकर सूखा पड़ता, ये लोग अपनी हजारों गाड़ियां, मवेशियों और तांबे के हथियारों के साथ नए मैदानों को जीतने के लिए निकल पड़ते। इनके रास्तों के अंदर जो भी छोटी सभ्यता आती, या तो वो इनके अंदर शामिल हो जाती या फिर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा दी जाती। अब जैसा कि आपको पता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो धीरे धीरे समय का पहिया आगे घूमता है। साल 2100 ईसा पूर्व के आते आते इसी यमनाया संस्कृति के गर्भ से एक नया, बेहद बुद्धिमान और टेक्निकली एडवांस ग्रुप बाहर निकलता है। इसे आज इतिहासकार सिंटास्टा कबीला के नाम से याद करते हैं। रूस के यूराल माउंटेन्स के पास जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की तो उन्हें इस कबीले की ऐसी बस्तियां मिली जो पूरी तरह से गोल और चारों तरफ से ऊंची दीवारों से किलेबंद थी। इनमें से सबसे प्रसिद्ध शहर है एरकम, जिसे रूस का स्टोनहेंज भी कहा जाता है। आपने सुना होगा इसके बारे में। लेकिन इन मजबूत दीवारों के पीछे कबीले के लोगों ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसने युद्ध की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया। इन्होंने निर्माण किया दुनिया के सबसे पहले स्पोक व्हील्ड चैरियट, यानी कि पतली तीलियों वाले हल्के लड़ाकू रथ का। इससे पहले मिस्र और मेसोपोटामिया के पास जो भी गाड़ियां थी, उनके पहिए लकड़ी के भारी और गोल टुकड़ों से बने हुआ करते थे। ये इतने भारी होते थे कि केवल बैल या फिर गधे ही उन पहियों को खींच पाते थे और युद्ध के मैदान में कई बार ये पहिए कीचड़ के अंदर धंस जाया करते थे। लेकिन सिंटास्टा कबीले के लोगों ने तांबे और टिन को मिला करके, जैसे आप ब्रोंज बोलते हैं, यानी कि कांसा बनाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। इन हल्के और नुकीले औजारों से इन्होंने लकड़ी को काट करके इतना हल्का कर दिया था कि अब उन रथ के पहियों को 2 फुर्तीले घोड़े भी खींच करके ले जा सकते थे। ये रथ इतने तेज हुआ करते थे कि जब तक दुश्मन संभलता था तब तक ये चीरते हुए आगे निकल जाया करते थे। सिंटास्टा के पास अब तक उस प्राचीन काल का न्यूक्लियर वेपन आ चुका था और इसी रथ वाली टेक्नोलॉजी के दम पे वे दुनिया के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाले थे। जब रूस के और इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां खुदाई करी इस कबीले की, तो मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही इस कबीले के लोगों की कब्रों को खोला गया, इनको पता चला
कि केवल ये इंसान को मिट्टी के अंदर नहीं दफनाया करते थे, ये लोग उस योद्धा के साथ उसके लड़ाकू रथ, उनके तीर कमान, उनके कांसे के हथियार और यहाँ तक कि उसके वफादार घोड़ों की भी बलि देकर उन्हें एक साथ दफनाया जाता था। हैरानी की बात तो ये है कि ये प्रथा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि हमारे ऋग्वेद के अंदर 10वें मंडल में बताई गई है। ऋग्वेद के सूक्तों में स्पष्ट लिखा है कि एक मृत योद्धा के अंतिम संस्कार के समय उसके रथ, उसके घोड़े और अस्त्र शस्त्रों को उनके साथ ही विदा किया जाना चाहिए। केवल इतना ही नहीं है, ये लोग अपनी बस्तियों का जो लेआउट है वो गोल घेरे के अंदर बनाया करते थे और उनके बीच में जो ज्योमेट्रिक शेप मिलती है, यानी कि ज्यामितीय आकृतियां मिली हैं, वो हूबहू ऋग्वेद में वर्णित ब्रह्मांड के नक्शे यानी कि मंडला मॉडल से मेल खाती हैं। रूस के मैदानों में दबे ये रथ और हमारे ऋग्वेद में लिखे हुए श्लोक, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक इतिहास का ऐसा सबूत जिसे नकारा नहीं जा सकता कि इन दोनों संस्कृतियों का आपस में कोई बहुत गहरा और सीधा संबंध था? और इसका जवाब छुपा था विज्ञान के सबसे बड़े हथियार डीएनए के पास। लेकिन ये जो कनेक्शन था ये केवल कब्रों, रथों और घरों की बनावट तक सीमित नहीं था। इसका एक ऐसा अचूक और अटूट प्रमाण मौजूद है जिसे इतिहासकार कभी झुठला नहीं सकते, और वो छुपा है हमारी भाषा में, यानी कि संस्कृत में। भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक बताते हैं कि इस कबीले के लोग जिस भाषा को बोला करते थे उसे प्रोटो इंडो ईरानी कहा जाता था। ये वही मूल भाषा थी जो आगे चल करके कई सारी ब्रांचेस में टूट गई। एक बनी प्राचीन ईरान की भाषा अवेस्ता और दूसरी बनी हमारे भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र भाषा वैदिक संस्कृत। अगर आप इन दोनों भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों यानी कि ईरान वाली भाषा और हमारी भाषा, इनके ग्रंथों को एक साथ रख करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उदाहरण के लिए संस्कृत का शब्द मित्र अवेस्ता भाषा में मित्र बन जाता है, संस्कृत का असुर अवेस्ता के अंदर अहुर बन जाता है, और हमारे वेदों में वर्णित पवित्र पेय यानी कि सोम अवेस्ता में होमा बन जाता है। ध्वनि, व्याकरण और अर्थ का ये मेल महज संयोग तो नहीं हो सकता। ये इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि रूस के उन पहाड़ों के पास एकमात्र कबीला रहता था जो देवताओं की पूजा करता था और साथ में बिल्कुल हूबहू हमारे जैसी भाषा बोलता था। बाद में जब ये कबीला आगे बढ़ा तो इसका एक हिस्सा ईरान के पठारों की तरफ चला गया और दूसरा हिस्सा हिंदू कुश के पहाड़ों और खैबर दर्रे को पार करके भारत की इस पवित्र धरती पर आ पहुंचा। और इस भाषाई यात्रा के ऊपर सबसे बड़ी मुहर तब लगी जब एंट्री होती है मॉडर्न जेनेटिक्स की। पुरातत्व, वेद और भाषा सब अपनी जगह थे, एक तरफ थे, लेकिन इस पूरे इतिहास पर वैज्ञानिक ठप्पा लगा 2018-19 के दौरान दी गई एंशिएंट डीएनए एक्सट्रैक्शन की ग्लोबल रिपोर्ट्स से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड रिच और दुनिया भर के दर्जनों बड़े जेनेटिक्स्ट ने मिलकर के इस संस्कृति के उन कंकालों की हड्डियों से प्राचीन डीएनए निकाला। जब इस कबीले की संस्कृति के उन कंकालों की हड्डियों से प्राचीन डीएनए निकाला तो उन्हें पुरुषों के वाई पैटर्न पर एक खास डीएनए मिला जिसे नाम दिया गया R1A-M417 और उसकी सब ब्रांच R1A-Z93। अब ध्यान से सुनिए, इस पुराने डीएनए का मिलान हमारी जो मॉडर्न जनरेशन है भारत की उनसे करके देखा गया तो परिणाम हैरान कर देने वाले थे। हमारे आज के इस भारत के लगभग 30% से ज्यादा पुरुषों की रगों में, चाहे वो उत्तर भारत के हों या फिर दक्षिण भारत के हों, यही सेम जेनेटिक मार्कर दौड़ रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि उन रथ सवारों ने वहां से आकर के भारत के लोगों को मार डाला, जिसे पुराने इतिहासकार आर्यन इन्वेंशन थ्योरी कहते हैं। हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राखी गढ़ी की जो एक और डीएनए रिपोर्ट आई उसने इस हिंसक थ्योरी को पूरी तरह खारिज किया। विज्ञान बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहले से ही सूखे और नदियों के मार्ग बदलने के कारण दक्षिण और पूर्व भारत की ओर माइग्रेट कर रहे थे। ठीक उसी समय इन स्टेप चरवाहों का भारत के अंदर शांतिपूर्ण प्रवेश हुआ और दोनों महान संस्कृतियों का आपस में मिश्रण हुआ। इस पूरी साइंटिफिक रिसर्च और जेनेटिक्स हिस्ट्री यानी कि इतिहास से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो इसका सीधा और सच्चा जवाब ये है कि भारत के अंदर आज कोई भी इंसान 100% किसी एक नस्ल या एक कोने का नहीं है। अगर विज्ञान और जेनेटिक्स की माने तो हम भारतीयों का डीएनए 3 मजबूत स्तंभों से मिलकर के बना हुआ है। पहला AASI, हमारे वो मूल पूर्वज जो अफ्रीका से पहले भारत आए थे। दूसरा स्तंभ है सिंधु घाटी सभ्यता के वो महान लोग जिन्होंने दुनिया को सबसे बेहतरीन शहरी प्लानिंग दी थी। और तीसरा स्तंभ है सिंटास्टा और यमुनाया कम्युनिटी के वो लोग जो अपने साथ इंडो आर्यन भाषाएं यानी संस्कृत और आधुनिक तकनीक लेकर आए थे। यानी कि हम सब किसी एक रेस का हिस्सा नहीं है, हम लोग इस महान धरती पर चले आ रहे एक बेहद खूबसूरत और गहरे सांस्कृतिक महामिलन का नतीजा है। हमारी भाषाएं, परंपराएं और धरोहर ये सभी इस अनूठे मिलन की देन है। तो ये है हमारी आज की जनरेशंस का इतिहास, यानी कि कैसे
ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ करके यहाँ तक पहुँची और आज हम सभी लोग यहाँ जिंदा हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर से दबाइएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना नॉलेज बढ़ा सकें। बाकी हम मिलेंगे आपसे किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।